एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग, आवाज आ रही है? ठीक है, तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये एक बार फिर से देख लीजिएगा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, 5 पीढ़ी में रखा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो जो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका समय 1946 से लेके 1959 तक, इन वर्षों में एक वैक्यूम ट्यूब नामक डिवाइस खोजा गया। जो डिवाइस, इसे हिंदी में निर्वात नालिका भी कहते हैं। और इस डिवाइस के आने से क्या हुआ कि कंप्यूटर को एक साकार होकर गणना करना ये संभव हुआ इसमें, लेकिन ये आकार में बहुत बड़ा होता था और हीट बहुत ज्यादा उत्पन्न करता था, तो ऐसे कंप्यूटरों को एयर कंडीशनर रूम चाहिए होता था। फिर जब हम सेकेंड जनरेशन में एक ऐसी डिवाइस खोजी गई जो कि लगभग वैक्यूम ट्यूब से छोटी हो, मतलब बिजली भी कम खपत करे और जो हीट है वो भी बहुत कम मात्रा में दे। तो जैसे ही हम सेकेंड जनरेशन में आए तो यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब के जगह पे एक ट्रांजिस्टर नामक डिवाइस खोजी गई, जो क्या थी, वैक्यूम ट्यूब से आकार में छोटा थी और ये बिजली की खपत भी कम करती थी। और ये कंप्यूटर हमारा पहली पीढ़ी की तुलना में ये गति में थोड़ा सा तेज था और आकार में छोटा था। तो दोस्तों ये जैसे जैसे क्या होगा, आकार छोटा होगा, इसमें हमारी गति तेज होती जाएगी, क्योंकि आज हम कंप्यूटर को जो लेके, आधुनिक कंप्यूटर जो हम अपने पास लेके चलते हैं, जेब में लेके चलते हैं, ये पहली पीढ़ी से लेके 5वीं पीढ़ी तक आने में हमें ये समय लगा है, 5 पीढ़ी का। तो इसमें ट्रांजिस्टर नामक एक डिवाइस खोजा गया जो कि लगभग कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है ट्रांजिस्टर का। आवाज क्लियर आ रही है ना? फिर हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में एक ऐसी डिवाइस खोजी गई जिसे कहा जाता है आईसी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया गया। ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हिंदी में कहा जाता है एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ, ये डिवाइस के प्रयोग से क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की तुलना में ये भरोसेमंद पाया गया। मतलब कि पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो गलती करते थे, लेकिन तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर जो था वो पहली और दूसरी की तुलना में बहुत कम गलती करता था, लेकिन करता तो था। इसलिए उन सबको दूर करने के लिए 1971 से 1980 के बीच में एक डिवाइस खोजी गई, इसमें माइक्रो प्रोसेसर। इन सबको हटा के माइक्रो प्रोसेसर, जो कि चिप के रूप में लगा होता है कुछ इस प्रकार से। ये माइक्रो प्रोसेसर के लगाने से क्या हुआ कि कंप्यूटर का आकार एकदम छोटा हो गया और कंप्यूटर की जो गति है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई, और इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा भी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आसानी के साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल हम जो पीसी या कंप्यूटर यूज करते हैं, अगर हमें यहाँ से बनारस या कहीं किसी भी जगह पे अगर लेके जाना हो तो लगभग हमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो इस पीढ़ी का कंप्यूटर आकार में छोटा हुआ, गति तेज हुई और एक स्थान से दूसरी जगह लेके जाने में ये सक्षम था। उसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम कोई एक ऐसा कंप्यूटर बनाएं जिसमें कि सारी सुविधाएं हमें एक ही पैनल में मिल जाए। जैसे कि हम लैपटॉप जो देखते हैं, लैपटॉप में क्या होता है कि उसी में हमारा स्क्रीन, उसी में होता है, उसी में हमारा बैटरी होता है, उसी में इस रिमोट माउस, मतलब सारे कीबोर्ड के साथ साथ में जितना हम एक पीसी में लेते हैं जो कि हमारा जगह भी लेता था, उससे कहीं ज्यादा फीचर हमें
लैपटॉप में मिल जाते हैं। तो ये जो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है ये 1980 से लेके टिल डेट, मतलब अब तक का जो समय है वो 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है। और इसमें जिस चीज का वैज्ञानिकों ने यूज किया उसे कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में हम कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसको कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये मानव द्वारा निर्मित, मेड बाय मैन। ये मानव द्वारा निर्मित होता है। जैसे कि अगर किसी का हाथ पैर वगैरह नहीं होता है तो हम उसको आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है। या कहीं सुने होंगे कि फिल्मों में जो आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है तो वो होती नहीं है, मतलब कि नेचुरल नहीं होती है, लेकिन हम किसी पदार्थ का यूज करके या फिर जो दिखता है कि नहीं पैर की तरह है, लोग सहारा लेके चल सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल पैर होता नहीं है, वो हमारा आर्टिफिशियल में आता है, कृत्रिम होता है, हम उसे बनाते हैं। तो इसमें एआई एक बार क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया। पहली पीढ़ी का जो समय है वो 1946 से लेके 1959 तक का है। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब निर्वात नालिका नामक डिवाइस का खोज हुई। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो 1959 से लेके 1965, इसमें ट्रांजिस्टर नामक डिवाइस का खोज किया गया, जो कि आकार में हमारे कंप्यूटर को छोटा कर दिया। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में 1965 से 1971 में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट नामक एक डिवाइस खोजी गई, जो कि हमारे कंप्यूटर को पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की तुलना में भरोसेमंद बनाता है। और 1971 से 1980 के बीच में माइक्रो प्रोसेसर नामक एक डिवाइस खोजा गया, जो कि इसके प्रयोग से हमारे कंप्यूटर का आकार सबसे छोटा हो गया, सर्वाधिक छोटा हो गया। और 5th जनरेशन में ये आज भी है और कल भी चल रहा है। इसमें मतलब वैज्ञानिक पहले भी काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि पहले के लैपटॉप हैवी वगैरह आते थे, भारी होते थे थोड़े, लेकिन आजकल देख रहे हैं आप 250-300 ग्राम के एक लैपटॉप आते हैं, छोटे छोटे आते हैं। ये सारा कुछ हमारा इसके वजह से संभव हुआ है। और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख भाग। दोस्तों कंप्यूटर में जो कुछ डिवाइसें होती हैं, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको आपने देखा होगा जरूर, अगर कंप्यूटर देखे होंगे तो इसे भी देखा होगा कहीं ना कहीं।
दोस्तों यही वो मशीन है जिसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। अच्छा, मशीन हम किसको कहते हैं? मशीन का मतलब एक पूरा यंत्र होता है। मशीन का मतलब एक पूरा यंत्र होता है। लेकिन अगर एक मशीन हम बनाते हैं तो एक मशीन कैसे बनती है? एक मशीन को बनाने के लिए हमें पहले तो कई छोटे छोटे कंपोनेंट लेने होते हैं, और फिर उन कई कंपोनेंट को मिला के एक पार्ट बनता है, और फिर उस कई सारे जब पार्ट आपस में मिलते हैं तो हमारे एक मशीन का निर्माण होता है। तो जो कंप्यूटर है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। लेकिन उसके साथ कौन कौन से जुड़े हैं? मॉनिटर एक अलग डिवाइस, सीपीयू अलग डिवाइस, कीबोर्ड अलग डिवाइस, मॉनिटर अलग डिवाइस। ये सारी डिवाइसें अलग अलग हैं, लेकिन इनको जब आपस में मिला दिया जाता है तो हमारा कंप्यूटर एक पूरी तरह से जो एक मशीन तैयार तैयार हो जाती है। क्योंकि अगर हम माउस भी निकाल देंगे तो भी हमारा सिस्टम नहीं चलने वाला, कीबोर्ड में निकाल देंगे तो भी असुविधा होगी। इसलिए पूरा का पूरा जो पार्ट होते हैं, इसके जो अंग होते हैं, उसमें से ये सीपीयू सबसे ज्यादा मुख्य माना जाता है। लेकिन हम ये भी बताए थे कि इसको सीपीयू नहीं कहते, इसको केवल क्या कहते हैं? प्रोसेसर बॉक्स कहते हैं। या तो प्रोसेसर बॉक्स कहिए या तो आप सीपीयू कैबिनेट कहिए। कैबिनेट का मतलब होता है एक प्रकार का खोल या आवरण। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे घर में अगर वायरिंग हुई होती है तो भी हमें कनेक्शन वही मिलता है, लाइट वही मिलती है, हम चीजें कार्य वही करते हैं, लेकिन वो देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जिसके घर में वायरिंग हुई होती है अच्छे से, वायर प्रॉपर किसी एक बोर्ड से निकाल के दूसरी जगह तक गए होते हैं अंदर ही अंदर, तो वो क्या होता है, वो देखने में अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा डर इसलिए इसका ये नहीं है क्योंकि अगर ये कैबिनेट में है तो जो इसके अंदर जितने पार्ट लगे होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। तो ये चूहों से बचने के लिए वायर कट न करे, बच्चा कोई छू दे उसको करंट वगैरह न लग जाए, ये इन सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, इसको एक खोल बनाया गया है, और ये देखने में भी हमें अच्छा लगता है। तो इसको हम केवल प्रोसेसर बॉक्स या सीपीयू कैबिनेट से समझते हैं। लेकिन सीपीयू जो होता है एक छोटा सा डिवाइस होता है, ये बात कल भी बताई गई थी आपको। इसको कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हिंदी में भी कहते हैं केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। आप दोस्तों हिंदी तो, इंग्लिश तो समझिए उसका फुल फॉर्म, लेकिन उसके साथ साथ में हिंदी का जो इसका मतलब है ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम इंग्लिश में तो बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन उसका जो प्रॉपर हिंदी का वर्ड, हमें उसका वर्ड मीनिंग होता है वो हमें कभी कभी पता नहीं होता। जैसे कि हम कभी आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि आजकल बहुत स्टाइल में वो लड़का रहता है, वो लड़की रहती है, लेकिन उस स्टाइल को हम क्या कहते हैं पता है आपको? स्टाइल को, स्टाइल को हिंदी में क्या कहा जाता है? कमेंट करिएगा थोड़ा, स्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? आवाज आ रही है ना? तो थोड़ा सा कमेंट करिएगा, स्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? हैं। आवाज आ रहा है? एक बार थोड़ा सा आप लोग क्लियर करिएगा, तो कमेंट करिएगा, आवाज आ रहा है? अगर आवाज आ रहा है तो एक बार क्लियर करिए आप लोग। ठीक है, तो
स्टाइल को हम लोग कहते हैं शैली। सुने होंगे कि किसी के लिखने का, हम लोग जब हिंदी वगैरह पढ़ते तो उसमें सुनते थे कि फला जो राइटर हैं उनके लिखने की ये शैली है। मतलब इसको हम शैली भी कहते हैं, विधा भी कहते हैं, और हम अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम इसे ढंग या तरीका भी कहते हैं। ये हमारा ढंग या तरीका भी होता है। इसी से एक दूसरा मिलता जुलता ही होता है लगभग, उसको हम लोग कहते हैं फैशन। फैशन सुने हैं? फैशन, फैशन तो सुने भी होंगे और करते भी होंगे। क्या कहते हैं फैशन को? फैशन को क्या कहते हैं बताइएगा थोड़ा। अगर आवाज जा रही है तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, फैशन को क्या कहा जाता है। ठीक, फैशन को प्रचलन कहते हैं। प्रचलन जो अभी आज के दौर में जो हमारा चल रहा होता है, तो मतलब हमारा इससे तो नहीं था, ये तो इंग्लिश की क्लास में आप कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये जानकारी होना भी हमारे लिए जरूरी है। तो हम इस वापस आते हैं इधर। सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। अब इसके जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले तो इसको हम लोग कहते हैं पावर स्विच बटन। पावर स्विच बटन, इस पावर स्विच बटन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? पावर स्विच बटन का कार्य क्या होता है? सिस्टम को ऑन या ऑफ करना। सिस्टम को ऑन या ऑफ करने के लिए हम जिस बटन का यूज करते हैं उसे कहा जाता है पावर स्विच बटन। अच्छा, आप लोग मान लीजिए इसमें दिखाया तो बताया तो दोनों जा रहा है कि सर इससे ऑन भी करते हैं और ऑफ भी करते हैं, ये दिया जाता है। लेकिन आपको इसमें जो चीज समझना है वो केवल यही समझना है कि इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑफ क्यों नहीं करते हैं ये बता रहे हैं आपको। क्योंकि हमारे सिस्टम में एक हार्ड डिस्क लगा होता है जो कि सीडी की तरह होता है। इसमें हार्ड डिस्क में एक सीडी लगी होती है जिसको कहते हैं कंपैक्ट डिस्क। सीडी को कहते हैं कंपैक्ट डिस्क। इसी सीडी के अंदर हमारे सिस्टम के सारे प्रोग्राम होते हैं। हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो इसी सीडी के अंदर में आते हैं। या हम जो भी कहिए कि हम जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर हमारे इस सीडी के अंदर इंस्टॉल होते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, जब कंप्यूटर को अचानक से पावर बटन दे के बंद करते हैं, तो मतलब कि हम उस पर जबरदस्ती कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं उसको। अचानक से वो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, पढ़ रहा है, आप आके उसको पीछे से क्या किए, धक्का दे दिए, वो क्या होगा, गिर जाएगा कि बचेगा? गिरेगा ही। यही काम होता है हमारा जब हम पावर स्विच से, कंप्यूटर हमारा चल रहा होता है, हम अचानक से आके पावर बटन दबाते हैं, हमारा कंप्यूटर चलते चलते अचानक से बंद होता है। तो इस पे एक ब्रेकर लगा होता है। वो ब्रेकर क्या करता है कि जैसे ही पावर हमारा अचानक से, मतलब इससे कनेक्शन छूटता है, कटता है, वो क्या होता है, अचानक से पावर कट होने की स्थिति में ये सीडी पे अचानक से स्ट्राइक करता है। और जैसे ही ये अचानक से स्ट्राइक करता है, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे सीडी में कहीं ना कहीं से स्क्रैच आनी शुरू हो जाती है। तो ये 2 बार होता है, 4 बार होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये पूरी तरह से करप्ट हो जाता है। ये जो सीडी होती है वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाती है। फिर जब अपना सिस्टम हम ऑन करते हैं तो वो खुलता नहीं है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जब भी हम सिस्टम को अगर बंद करना हो तो उसके प्रॉपर तरीके से, मतलब कि स्टार्ट मेन्यू पे जाके, शट डाउन पे जाके उस तरीके से बंद करें। हाँ, ऑन ऑफ करना दोनों इसलिए दिया जाता है कि किसी इमरजेंसी केस में, अगर मान लीजिए कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, अगर
वहां पे आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो एक दो बार में कुछ भी नहीं जाएगा इसका, लेकिन अगर बार बार आप इसी से चालू इसी से बंद करना सीख लेंगे तो आपका सिस्टम बहुत जल्दी करप्ट हो जाएगा। तो इससे हम केवल यहाँ ये समझते हैं कि ऑन ऑन कर सकते हैं, ये समझिएगा, लेकिन करते दोनों हैं। ये पावर स्विच बटन का है। इसमें एक और बटन होता है जिसे कहा जाता है रीस्टार्ट या रीसेट बटन। रीस्टार्ट या रीसेट बटन। रीस्टार्ट बटन का कार्य होता है कि जब हमारा कंप्यूटर कभी होता है कि हैंग वगैरह करता है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही हम रीस्टार्ट बटन दबाते हैं, हमारा कंप्यूटर चालू हालत में बंद हो जाता है और पुनः अपने आप क्या होता है, चालू हो जाता है। इसमें होता क्या है, हमारे सिस्टम में दो फाइलें होती हैं। एक होती है सिस्टम फाइल और एक होती है एप्लीकेशन फाइल। और हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे, एक शटडाउन, एक रीस्टार्ट और एक स्लीप मोड। ये तीन चीजें हम इसमें करते हैं। शट डाउन करते हैं, या तो रिस्टार्ट करते हैं, या फिर स्लीप मोड करते हैं। तो जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए जाते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में जो सिस्टम फाइल होती है ये भी क्लोज हो जाती है, और जो एप्लीकेशन फाइल होती है वो भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि ये दोनों फाइलें बंद हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप घर से कहीं बाहर जाने वाले हैं, कुछ दिनों के लिए जाने वाले हैं, तो क्या करेंगे, आप अच्छे से पूरा रूम लॉक करेंगे, उसमें लॉक लगाएंगे और बंद करके फिर जाएंगे अच्छे से। लेकिन अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, अगल बगल पड़ोसियों के घर में ही जा रहे हैं, तो उतना प्रॉपर वे से तैयारी करके मतलब लॉक लगा के नहीं जाएंगे, जितना कि जब कुछ समय के लिए जाना होता है, कुछ दिनों के लिए जाना होता है, तब जाते हैं। उस टाइम में क्या होता है, हम दरवाजा भी बंद करेंगे, लॉक भी लगाएंगे अच्छे से, तब जाएंगे। लेकिन अगर कहीं इधर उधर थोड़ा टाइम के लिए जा रहे हैं, तो केवल वैसे ही कड़ी वड़ी मार के हम जा सकते हैं। लेकिन वही शट डाउन जब हम करते हैं सिस्टम को, मतलब हमें उस पर अब कार्य नहीं करना है, या तो दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, तो उस स्थिति में ये सिस्टम फाइल और एप्लीकेशन फाइल, ये दोनों फाइलें क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। लेकिन जब हम रीस्टार्ट करते हैं, तो री का मतलब ये होता है, रीस्टार्ट का मतलब पुनः चालू करना। मतलब इसमें जो सिस्टम फाइल होती है वो ओपन होती है, और जो एप्लीकेशन फाइल होती है केवल वही क्लोज हो जाती है। एप्लीकेशन फाइल क्लोज होती है, सिस्टम फाइल ओपन होती है। मतलब कि अगर हम जिंदा हैं तो सांसें तो चलती रहेंगी ना, यही होगा। लेकिन शट डाउन हो जाएंगे तो हम भी वैसे ही सो जाएंगे, और हार्ट बीट भी एकदम से बंद हो जाएगा, मतलब दोनों काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हम बीमार हैं तो कम से कम हार्ट बीट तो चलता रहेगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम फाइल जो है वो ओपन होती है। तो हम फोन वगैरह को अगर कभी जब क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो उसमें यही होता है कि रीस्टार्ट का बटन दबाने के बाद में, मतलब रीस्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में, हमें उसको पावर ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने आप बंद होता है और कुछ सेकेंड के बाद में वो पुनः चालू हो जाता है। तो ये जो काम हमारा होता है रीस्टार्ट में। स्लीप मोड में क्या होता है कि ये सिस्टम फाइल भी खुला है और एप्लीकेशन फाइल भी खुला है। मतलब इसमें हमारा कंप्यूटर केवल कह सकते हैं कि जैसे हम लोग नींद में हो जाते हैं, फिर कोई व्यक्ति हम चाहे हमारा हाथ पैर खींच के जगा दे, चाहे हमें मार के जगा दे, तो वैसे ही है। हम चाहे कीबोर्ड का एक बटन दबा दें या फिर माउस का कोई बटन क्लिक कर ले, हमारा सिस्टम तुरंत ऑन हो जाता है, ये कार्य करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये रिस्टार्ट है। इसके बाद इसे कहते हैं यूएसबी पोर्ट। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए एक माध्यम बनाया जाता है। वैसे तो पोर्ट को हम क्या कहते हैं, पोर्ट को हम द्वार भी कहते हैं, बंदरगाह भी सुने होंगे, पोर्ट को बंदरगाह भी कहते हैं और दूसरी भाषा में गेट भी कहते हैं। तो अगर सिस्टम में ये नहीं दिया जाए तो न हम उसमें पेन ड्राइव लगा सकते हैं, न उस सिस्टम से डाटा ले सकते हैं, न किसी दूसरे सिस्टम में डाटा लेके जा सकते हैं। तो यूएसबी पोर्ट में आज के टाइम में जितने यूएसबी पोर्ट आते हैं ये सभी 2.0 3.0 आ रहे हैं, जिनमें कि हम क्या करते हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी जितने डिवाइसें हैं आज हम यूएसबी पोर्ट के माध्यम से ही जोड़ रहे हैं। जबकि पहले में क्या होता था, पहले के कंप्यूटर में कुछ इस प्रकार से, इसको कहते थे P2 पिन, हम इसकी सहायता से कीबोर्ड और माउस को जोड़ते थे। लेकिन आज के टाइम में हम कंप्यूटर में जो सारी डिवाइसें हैं, एक्सटर्नल डिवाइसें, उन सबको हम यूएसबी पोर्ट के माध्यम से ही कंप्यूटर में जोड़ पाते हैं। फिर ये जो आपको तीन दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं माइक, हेडफोन, स्पीकर, जैक स्लॉट। मतलब इसकी सहायता से हम अपने कंप्यूटर में, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या किया जाता है कि स्पीकर नहीं दिया जाता है, तो हम इसमें माइक, हेडफोन और स्पीकर ये तीन होते हैं। ये तीनों के लिए हम कनेक्ट कराने के लिए ये हमें ये तीन स्लॉट दिए जाते हैं। इसकी सहायता से हम सिस्टम में माइक, हेडफोन और स्पीकर को जोड़ सकते हैं। और सबसे ऊपर ये सीडी डीवीडी ड्राइव, इसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो सीडी, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, इसके दोनों नाम हैं, हम ये चला सकते हैं। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर में लगभग आज के टाइम में जो सीडी और डीवीडी का प्रयोग है वो लगभग ना के बराबर हो गया है। आजकल हम अगर कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं वो भी हमें पेन ड्राइव में मिलता है, या फिर कोई डाटा अगर हम कहीं से ले रहे हैं, अगर किसी की शादी वगैरह का कैसेट भी बन के अगर हमें मिलता है तो वो पेन ड्राइव के ही माध्यम से मिलता है। इसलिए आज के आधुनिक सिस्टम में अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको ये लगभग ये नहीं मिलेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा परिचित होना जरूरी था, इसलिए हमने इसमें आपको बता दिया। तो आज का ये क्लास आपका यहीं पे खत्म होता है। हम अगले सेशन के लिए कल से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।